जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज यह एनर्जी कंजर्वेशन का तीसरा लेक्चर है पहले चैप्टर का, और आज यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको आगे चल के टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं और भी कोई वीडियो डालता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिड रेन के बारे में, अम्लवर्षा के बारे में, ओजोन परत के बारे में और ओजोन परत के क्षय के बारे में। ठीक है, और भारत की जो है कि किन किन ऊर्जा भविष्य में काम आने वाली है, या ये कहा जाए कि भारत की भविष्य की ऊर्जा कौन कौन सी है, ये पढ़ना है। फिर बात करना है इस वीडियो में कि भारत में ऊर्जा कितना % किस क्षेत्र में समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि ओजोन परत क्या होता है। तो ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत में क्षय कैसे होता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओजोन परत क्या होता है। तो ओजोन परत जो है वो एक मोटी लेयर होती है जिसकी मोटाई जो है वो 20 से 40 किलोमीटर तक होता है, और जो हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के सतह से धरातल से जो है कि वो 15 से 35 किलोमीटर के लगभग रेंज में होता है, दूर होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओजोन परत को किससे डिनोट करते हैं और इसका किसने खोज किया, और ये किन किन गैसों से जो है कि इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। 1957 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गार्डन डॉब्सन, किस विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 1957 में गार्डन डॉब्सन ने ओजोन परत की खोज की तथा इसे O3 से प्रदर्शित किया। ओजोन को किसे प्रदर्शित कर दिया उन्होंने, O3 से दर्शा दिया। ओजोन परत की वायुमंडल मतलब कि हमारे पृथ्वी के धरातल सतह से पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर पर, पृथ्वी से कितना दूर स्थित है वो, 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओजोन परत की वायुमंडल में समताप मंडल के निचले हिस्से में मौजूद है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो हमारे वायुमंडल में समताप मंडल के निचले हिस्से में मौजूद है। फिर बात करते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई देखिए, मैंने अभी बताया कि ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो 20 से 40 किलोमीटर तक है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो 20 से 40 किलोमीटर के बीच होता है। फिर यहाँ पे यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, जिसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं यूवी किरण, जिसको क्या कहते हैं, यूवी किरण अर्थात अल्ट्रा वेव किरण। तो आने वाली किरणों को 90 से 93% तक यह अपने अंदर सोख लेता है। यह अपने अंदर 90 से 93% उसका हिस्सा जो होता है, हानिकारक किरणों का जो हिस्सा होता है वो अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ज्यादा प्रदूषण होने के कारण इसका क्षय होता जा रहा है। मतलब कि जो ज्यादा हम गाड़ी चला रहे हैं, ईंधन जो है कि फैक्ट्री चला रहे हैं, ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, चिमनी चल रहा है, ये जितना भी धुआं निकल रहा है ये जाके कहीं ना कहीं ओजोन परत के आसपास जाके सट जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, लेक्चर दूसरे में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो देख लीजिएगा उसमें। तो जो है कि वहां पे जाके सट जाती है, जिससे तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण ओजोन परत में क्षय हो जाता है, और क्षय होने के कारण जो है कि वो उसमें तरह तरह का होल हो जाता है, और उस होल से जो 90 से 93% तक ये हानिकारक किरणों को सोख लेता था वो तो पृथ्वी पे आ जाएंगी, और जैसे आएंगी तो आगे सुन लीजिए क्या होगा, सोख लेता है। लेकिन ज्यादा प्रदूषण होने के कारण इसका क्षय होता जा रहा है, इसलिए धरातल पर यूवी किरण आ रही है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल, जीव जंतु तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। अब वो कौन कौन सा हानिकारक प्रभाव हैं मैं अभी बात करता हूं। चलिए, यहाँ दोस्तों बात कर रहे थे कि ओजोन परत से हानिकारक प्रभाव, मतलब कि जो ओजोन परत से किरणें निकलती हैं उनसे हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, या ये कहा जाए कि ओजोन परत को कैसे बचाया जा सकता है। अगर ओजोन परत को हम लोग बचा लेंगे तो उनसे, उन किरणों से बच जाएंगे। ठीक है, तो उन किरणों से हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे वो किरणें आके मनुष्यों के त्वचा पे, पेड़ पौधों पे टकराएंगे, वैसे विनाश ही विनाश होना है। तो चलिए पहला देख लीजिए, इससे कैंसर होता है। हानिकारक प्रभाव क्या है पराबैंगनी किरणों से, तो इससे कैंसर होता है, और इन किरणों से, यूवी किरणों से त्वचा जल जाता है। ये जो त्वचा है वो जल जाता है। ठीक है, फिर अगला है, यूवी किरण से त्वचा की उम्र बढ़ने में
तेजी ला देती है। मतलब कि ये जो किरणें पड़ेंगी, जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर कोई नौजवान है तो उसकी त्वचा जो होता है वो एकदम टाइट होता है, अच्छा होता है, और जैसे बूढ़ा हो जाएगा उसकी त्वचा जो होगी वो ढीला हो जाता है, ठीक है। तो वो जो किरणें होती हैं वो चाहे नौजवान हो बच्चा हो, अगर उसके त्वचा पे पड़ गया तो उन सबको जो है कि ढीला कर देगा। वही कह रहा है कि त्वचा के उम्र बढ़ने में तेजी ला देती है। फिर कह रहा है चौथा कि इसमें मोतियाबिंद जैसे अन्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मतलब कि मोतियाबिंद जो दिखने में परेशानी हो, वो कई प्रकार के ऐसे अन्य बीमारियां और भी पैदा हो जाती हैं, ठीक है। इनके उपाय क्या है, क्या उपाय करके इन किरणों से हम बच सकते हैं? तो उपाय ये कही चीज है कि जैसे भी हो सके आपको ओजोन परत को क्षति कम पहुंचाना है, इसलिए हम उससे बच सकते हैं, यही उपाय है। और वो कर क्या सकते हैं हम? तो वाहनों का प्रयोग कम करें। मतलब कि जितना भी हम वाहन प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, उसका कम से कम प्रयोग किया जाए। और वाहन की जगह पे हम जनरेटर कह सकते हैं, वाहन की जगह पे हम चिमनी कह सकते हैं, वाहन की जगह पे हम फैक्ट्री कह सकते हैं, जितना कम से कम प्रयोग करें, ठीक है। फिर आगे है कीटनाशकों के प्रयोग से बचे। आजकल तरह तरह की दवाइयां आ रही हैं, गेहूं में डाल दीजिए घास खत्म, आलू में डाल दीजिए घास खत्म, ऐसा जो करके आ रहा। तो उन कीटनाशकों की दवाइयों से बचिए और जितना प्राकृतिक रूप हो सके उसका इस्तेमाल करिए, और करके जो है कि आप अपना लाभ उठाइए, लेकिन कीटनाशकों की दवाओं का प्रयोग कम करिए, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि वृक्ष का कटाई न करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, वृक्ष की कटाई न करें। अगर वृक्ष की कटाई नहीं करते हैं आप, अगर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाते हैं तो सब उपाय एक तरफ और यह अकेले उपाय एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, रुई की गद्दे का प्रयोग करें। अब रुई की गद्दे का प्रयोग करें, इसके लिए आप ये सोचिएगा रुई के गद्दे को बैठने और प्रयोग करने से क्या फायदा है? तो रुई के गद्दे प्रयोग करने से फायदा ये कि रुई आप तो ऐसे बना नहीं लेंगे, रुई के लिए कपास का पेड़ लगाएंगे। कहीं ना कहीं बात पेड़ पे आ गई ना, तो इसलिए कहा गया है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं फिर आगे हम। तो ये था दोस्तों कि ओजोन परत क्या होता है और ओजोन परत के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं उन किरणों से, और उसके बचाव क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं अम्ल वर्षा क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले थे अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का मतलब कि याद रखिएगा कि कुहेसा से होता है, कुहरा से होता है। देखिएगा कभी भी ठंडी के दिनों में जितने पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है वो झड़ जाती है। कारण क्या होता है? तो कारण यही होता है कि उनके ऊपर जो कुहेसा आके गिरता है, जिसको हम लोग कुहरा कहते हैं, जो कि ओस कहते हैं, वो आके जो गिरता है वो पत्तियों को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गैसें उपस्थित होती हैं, कुछ जो होते हैं कि प्रदूषण गैसें उपस्थित होती हैं और यौगिक उपस्थित होते हैं जो उन पत्तियों को नष्ट कर देते हैं अभिक्रिया करके। तो बात करते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है, ठीक है। तो एक तरह का वर्षा ही है। तो देख लीजिए यहाँ कि वह वर्षा जिसमें वायुमंडली के निहित रासायनिक तत्व, वह वर्षा जिसमें वायुमंडली के निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हो तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। मतलब कि वह वर्षा, ऊपर से जो पानी की बूंद गिर रही है वो, और साथ में जो हमारे द्वारा तरह तरह के वाहनों संसाधनों के प्रयोग से जो उसमें से धुआं निकल रही है, ऊपर चली गई धुआं, और जो उसके प्रदूषित गैसें हैं, वो दोनों आपस में मिल के वही जो वर्षा होता है उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ प्रक्रिया ग्राफ के द्वारा समझाया गया है, ये मान लीजिए कि ये जो है ये हम लोगों का वो आपका पृथ्वी सतह है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ये कंपनी है और ये जो पेड़ है, पेड़ जो पहले था वो हरियाली थे, पेड़ पे अच्छे खासे पत्ते थे। अब यहाँ से जब कंपनी चलने लगा तो इसके चिमनी से दो तरह की गैसें निकलने लगी, एक नाइट्रस ऑक्साइड निकलने लगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकलने लगा। यहाँ से ये दोनों गैसें जैसे जैसे ऊपर गई, फिर यहाँ पे जो जल है, जो पानी है, जो H2O है, वो धीरे धीरे पिघल करके वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगा। तो यही जब H2O और ये NO2 और SO2 जब आपस में अभिक्रिया किए, तो अभिक्रिया करने के बाद फिर वो किस में बदल गए? H2SO4 में बदल गए और HNO3 में बदल गए, अर्थात नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल गए। और बदलने के बाद वो फिर वही वापस पृथ्वी की सतह पर गिरने लगे, और गिरने के बाद जैसे जो पेड़ की डालियों पर गिरते गए, उनके पत्ताओं को झोड़ते गए और नष्ट करते गए, उस तरह से धीरे धीरे पेड़ पौधे जो थे, वो जीव जंतु जो थे, वो मरने लगे। अर्थात यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, मतलब कि अम्ल वर्षा के कारण यह जो पेड़ था वो मर चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जीविका जो है, वो जो धरातल पे जो ये कहा जाए कि जो जीवन यापन है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा अगर अम्ल वर्षा नहीं रुका तो, ठीक है। तो ये है दोस्तों। फिर यहाँ पे सुन लीजिए आगे फिर बात करते हैं
अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा यानी ओस, कोहरा, हिम, ओला। अम्ल वर्षा का शाब्दिक अर्थ है, यही कहा जाए कि दूसरा रूप है क्या, ओस, कोहरा, हिम, ओला। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से योगदान किसका किसका होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि इसका कुप्रभाव क्या है, इसके गिरने से कौन कौन से कुप्रभाव होंगे। तो पहला है जल संसाधन प्रदूषित हो जाएंगे। जल संसाधन मतलब कि जो जल है वो प्रदूषित हो जाएगा, और जैसे जल प्रदूषित होगा वो जीव जंतु जो है कि अगर उसको लेते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। फिर है अगला, जिससे जलीय जीव जंतु प्रभावित होते हैं। जलीय जीव जंतु मतलब कि मछली हुआ या जो भी जल में रहने वाले प्राणी है, जीव जंतु हो, वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं जंगलों की क्षति पहुंचती है। अभी देख लीजिए यहाँ जब एक पेड़ को क्षति पहुंचा तो इस तरह से कई जंगल होंगे उनको क्षति पहुंच जाती है। ठीक है, तांबे की नलियां प्रभावित हो जाती हैं। जो तांबे की नलियां लगाई जाती हैं छतों पर या बाहरी कंपनियों में लगाई जाती हैं, वो अम्ल वर्षा के कारण क्षति पहुंचता है, नुकसान हो जाता है। तो ये है दोस्तों अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा समझ में आया होगा। अम्ल वर्षा हमने बात कर लिया। फिर उसके बाद हमने बात कर लिया, क्या बता रहे हैं कि ओजोन परत की क्षय और ओजोन परत क्या होता है, वो बात कर लिया हमने। ये बात करने के बाद हम बात करेंगे कि भारत में ऊर्जा के भविष्य क्या है और भारत किन किन ऊर्जाओं पर भविष्य में निर्भर होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये दोस्तों हम लोग बात करने वाले थे कि ऊर्जा भारत में जो है कि ऊर्जा का भविष्य क्या है, आगे चल के भारत किन ऊर्जाओं पे टिक जाएगा। हमने कहा था कि कोयला जो है वो 2250 तक समाप्त हो जाएगा। सन 2250 तक कोयले की जो भंडार है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अब कोयले को छोड़ के अन्य विधियों पे जो है कि निर्भर होना पड़ेगा। तो वही भारत में ऊर्जा का भविष्य 4 चीज़ है। पहला है थर्मल पावर पे, दूसरा जो है न्यूक्लियर पावर पे, और तीसरा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे, और चौथा जो है सोलर एनर्जी पे। इन 4 पर ही अब भारत की भविष्य की ऊर्जाएं टिकी हुई होंगी। अब इन्हीं पर जो है कि हम लोगों की भविष्य की ऊर्जा रुकी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत, भारत की जो टोटल एनर्जी है वो किन किन क्षेत्रों में खपत होती है। तो जो आधे से लगभग थोड़ा सा कम हिस्सा जो है वो फैक्ट्रियों में खत्म हो जाता है, इंडस्ट्रियों में खत्म हो जाता है। कितना परसेंट, 49%। 49% जो भारत की एनर्जी है वो इंडस्ट्रीज में समाप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं 5% जो एनर्जी है वो कृषि में समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर अदर, अन्य विभाग है, मैं बात करूंगा अभी, उनमें 14% समाप्त हो जाता है। 10% जो है वो आवासीय क्षेत्रों में समाप्त हो जाता है। 10% रेसिडेंटल एरिया में समाप्त हो जाता है, आवासीय क्षेत्रों में। 22% ट्रांसपोर्ट मतलब कि यातायात में समाप्त हो जाता है। 22% जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट यातायात में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। मैंने कहा था कि यह चैप्टर का 3 वीडियो में इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर बनाऊंगा बेसिक्स ऑफ एनर्जी में, वो चैप्टर का तीसरा वीडियो ये है। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि अगला चैप्टर। अब देखिए एक और चीज है, क्रमवाइज चैप्टर चले या ना चले आप इससे मत भड़किएगा, डरिएगा। चैप्टर जो है आपको टोटल समाप्त कर दूंगा ही, ये तो फिक्स है, वो चाहे जितने वीडियो बने। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य दोस्तों को भी पता चल सके और मैं जितना वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।